मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि जल्द जो है हमारी और कांग्रेस की मीटिंग दोबारा होगी और हम लोग कांटेक्ट में हैं। और उस मीटिंग के होने ना होने का कारण सिर्फ यही होता है कि जब सारे लोग उपलब्ध हो जाएं, देखिए उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब वो चर्चाएं जो है वो किस तरफ आगे बढ़े ये कहना शुरू में मुश्किल है, मगर हाँ चर्चा आगे बढ़ेगी। जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा? लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट बंटवारों को लेकर जो लोग इतना परेशान हो रहे हैं, हर एक को अपना अधिकार है सीट मांगने का, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, जनता दल यू हो, कहां कोई दिक्कत है, बैठ के सब सुलझ जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस जो मजबूत अलायंस है, हर एक एक्शन पर, हर रोज, हर एक घंटे आप लोगों को एक सवाल करना है। इंडिया अलायंस या महागठबंधन के स्वरूप की बात है। सबसे ज्यादा जीते हुए एमपी जनता दल यूनाइटेड के, तो हमारी जीती हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़े। और जहां तक अन्य पार्टियों में सीट बंटवारे का सवाल है, तो यह राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी या वाम दल के लोग किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ते हैं। तो सियासी खेल कैसे होगा, सीटों पर तालमेल। मसला सिर्फ इंडिया गठबंधन का नहीं है, कहानी एनडीए की भी है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में रोज बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी है, 2 हफ्ते के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है। यानी 2 हफ्ते के बाद उम्मीदवारों का चयन करके बीजेपी बताएगी कि आखिरकार उनके कौन कौन से चेहरे हैं, पहली लिस्ट आ सकती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। खबर यह है कि मकर संक्रांति के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने का मन पक्का कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से कई बड़ी खबरें आई। खबर यह है कि बीजेपी ने 164 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जो 2 कैटेगरी में रखी गई है, जहां पर 45 मंत्रियों को जी जान से जुटने के लिए कहा गया है। बीजेपी कमजोर सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। कमजोर सीटें वो जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 48 ऐसी सीटों पर फोकस किया है जहां जीत का अंतर महज 2% के आसपास था या उससे कम था। यानी उन 48 सीटों पर बीजेपी का फोकस है जहां बीजेपी जीत के अंतर में 2% से उसका कम था। इन सीटों पर विपक्षी गठबंधन अगर एक उम्मीदवार उतार देता है तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि 2019 में ऐसा नहीं था। इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होता है तो इन सीटों पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो होगा कैसे? अभी इसी को लेकर प्लानिंग पूरी तरह से धरातल पर उतरते नहीं दिखाई दी। अब समझिए कैसे। एनडीए की टेंशन का भी जिक्र कर लेते हैं। सब जगह इंडिया की टेंशन का तो जिक्र है, इंडिया गठबंधन की, लेकिन महाराष्ट्र का यह आंकड़ा देखिए, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी 25 सीटों पर, शिवसेना तब उस वक्त उद्धव गुट साथ था 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, और एनसीपी ने जब वो अलग थी 19 सीटों पर लड़ी। अजीत पवार अब अलग हो गए, शिवसेना शिंदे गुट अलग हो गया है। तो कौन किस सीट पर लड़ेगा महाराष्ट्र में, यह एनडीए की टेंशन है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहानी अटकी है इंडिया गठबंधन में। अब समझिए एक और पहलू।
बिहार में भी एनडीए की टेंशन है। कैसे? चिराग पासवान, जो कभी हनुमान बताते थे खुद को, पीएम मोदी, चिराग पासवान को भी 6 लोकसभा सीटें चाहिए और 1 राज्यसभा सीट भी चिराग पासवान चाहते हैं। वहां पशुपति पारस भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जितिन राम मांझी भी हैं। ऐसे में बिहार में भी सीट शेयरिंग कैसे होगी, यह एक सवाल है। अब बिहार के बाद यूपी आते हैं। यूपी, अब देखिए, यूपी में एनडीए की जो टेंशन है वो सुभाषपा 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, उनको भी सीटें चाहिए। अब आते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार चेहरा है। लेफ्ट ने 8 सीटों पर दावा ठोक दिया है बिहार में। वैसे बेगूसराय, बांका, मधुबनी सीट प्रत्याशी का ऐलान वो कर चुके हैं। ये तो रही बिहार की बात। अब दिलचस्प बात यह है कि कहां कहां कौन कौन सी सीटों पर संभावित फॉर्मूले हो सकते हैं, उसकी भी रूपरेखा इंडिया गठबंधन ने तैयार की है। उसका जिक्र भी करेंगे हम आपके सामने, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि सीटों का खेल सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की टेंशन नहीं, बल्कि एनडीए में भी कई पेच हैं। लेकिन पहले जरा ये कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा? लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर 5, 6, 8, 10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो। आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भागदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग? कि जल्द जो है हमारी और कांग्रेस की मीटिंग दोबारा होगी और हम लोग कांटेक्ट में हैं। और उस मीटिंग के होने ना होने का कारण सिर्फ यही होता है कि जब सारे लोग उपलब्ध हो जाएं, जो मेंबर्स हैं कांग्रेस की तरफ से और जो हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे ही उनकी उपलब्धता हो जाती है कॉमन टाइम पे 7-8 लोगों की उपलब्धता उस कारण हो सकती है, तो कल परसों में जल्द जो है मीटिंग हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट बंटवारों को लेकर जो लोग इतना परेशान हो रहे हैं, हर एक को अपना अधिकार है सीट मांगने का, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, जनता दल यू हो, कहां कोई दिक्कत है, बैठ के सब सुलझ जाएगा। लेकिन एनडीए के लोग बताएं ना पहले हाजीपुर से कौन लड़ेगा, उसके बारे में आप लोग कोई चर्चा नहीं करिएगा। लेकिन इंडिया अलायंस जो मजबूत अलायंस है, हर एक एक्शन पर, हर रोज, हर एक घंटे आप लोगों को एक सवाल करना है। जहां तक बिहार में इंडिया अलायंस या महागठबंधन के स्वरूप की बात है, सबसे ज्यादा जीते हुए एमपी जनता दल यूनाइटेड के, तो हमारी जीती हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक अन्य पार्टियों में सीट बंटवारे का सवाल है, तो यह राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी या वाम दल के लोग किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ते हैं। यह बातें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कई मौकों पर स्पष्ट कर दी हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं। तो सियासी खेल कैसे होगा, सीटों का तालमेल, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा है, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हैं, आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे, और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुधा जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। सियासी खेल है और सीटों का तालमेल भी है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि 17 लोकसभा के चुनाव अब तक हुए हैं और 18वां होने जा रहा है।
और अब तक कांग्रेस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, अब वो होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो अब तक के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 255 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने की तैयारी है। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक सीटों का तालमेल ना हो पाना, मैडम गाड़ी कैसे चलेगी? तिलक जी, पूरे पैनल को नमस्कार। आप सभी को बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है जी। और आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी कि हकीमे दौर होंगे हम, हमें यकीन है, लेकिन हकीमे दौर होंगे हम, हमें यकीन है, लेकिन सुना है सियासत का ये दौर अच्छा नहीं है। और आप जानते हैं कि इस सियासत के दौर में जहां पे देश के संविधान की, देश के जन की और जनता के लिए किए गए कार्यों की रक्षा करने की बात आए और जिम्मेदारी आपके कंधों पे हो, तो बहुत सी चीजों को सोचना, समझना और करना पड़ता है। चुनाव होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा और साथ में जिनके साथ हम लड़ने वाले हैं वो एन केन प्रकारेण अपने आप को मात्र जीतने के लिए कुछ भी करने को उतारी लोग हैं। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की लताड़ आए दिन पड़ रही है राज्य सरकारों को, और अब तो हद ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने की भी पूरी अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं और करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिसमें सुनने में आया ममता दीदी फिर नाराज हो गई हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जब भी आप मुझसे इंडिया गठबंधन पे बात करते हैं, इंडिया गठबंधन में कई विचारधाराओं के लोग एक साथ एकत्र हुए हैं। अधिकांश वही विचारधारा है जो आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं, जिनकी पार्टी का जन्म आपके खिलाफ हुआ है। नहीं, इस देश में कांग्रेस ही तो पहली पार्टी है जिसने इस देश को स्वतंत्र कराया। नहीं, ये इंडिया गठबंधन है या फिर ये मिस्टर इंडिया वाला हाल है? नहीं, वो अनिल कपूर की फिल्म थी ना मिस्टर इंडिया। नहीं, अब ये पता ही नहीं चलता कब कौन गायब हो जाता है। नहीं, कोई यहाँ पे गायब नहीं हो रहा, सब दिख रहे हैं। जितने गठबंधन के लोग घटक दल है सबको पता है। इनकी तरह नहीं कि जो नई पार्टियां बनी वो भी घटक दल है और उनका नाम लेवा तक कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया के गठबंधन में जितने लोग हैं सब उनको जानते हैं और सब जानते हैं कि इस समय जिस तरह से सबको हर एक अस्त्र का, शस्त्र का प्रयोग करके, शास्त्र छोड़कर जो हमारा संविधान है, तो हमने अपने इस आधुनिक भारत को एक शास्त्र दिया था संविधान के रूप में। बहन जी इस गठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं, अभी तक तो ये भी संशय बना हुआ है। नहीं, वो उनके ऊपर है ना, वो वरिष्ठतम है, व्यक्ति है, उन्होंने राजनीति में बहुत से वर्ष अपने दिए हैं, अनुभव है। वो अपने अकॉर्डिंग उनकी विचारधारा हमसे जुड़ती है, वो चाहती है, उनका स्वागत है। नहीं, उनका तो स्वागत आप कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी नो एंट्री का बोर्ड लगाए हुए हैं ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। अभी आपने कल का देखा होगा, उनको क्यों नो एंट्री का बोर्ड होगा? भाई सभी का उद्देश्य सबको पता है तिलक जी। और जब लड़ाई ना, आप जानते हैं, आप क्योंकि पढ़े लिखी प्रवक्ता हैं और बच्चों को पढ़ाती भी हैं, वो आपने पढ़ा भी होगा, आकाश जी ने लिखा है चढ़गुंडन की छाती पर। अरे देखिए तिलक जी, मैं राजनीति में बात जानती हूँ कि जब चीजें हो रही होती हैं, राजनीति करने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों के रूप में होते हैं और आप ये सोचेंगे कि 100% भाजपा में, कांग्रेस में, बसपा में, सपा में आप शुद्धता की बात करेंगे। जहां भी व्यक्ति मनुष्य है वहां पे कोई न कोई, एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, 3 बहुत अच्छे होते हैं, एक अच्छा नहीं होता है, तो क्या परिवार खराब हो गया क्या? बात यहाँ पे मनुष्य होने के नाते जब ये बातें चलती हैं उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि हम कुल मिला के कहानी लोकतंत्र बचाने की है या फिर अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की? अब आपने हमें लोकतंत्र बचाने की, आपको क्या लगता है कांग्रेस के अस्तित्व को कौन समाप्त कर सकता है? जिस पार्टी ने बिना किसी स्वार्थ के इस देश को बचाने की बात की हो। 1951 को उठा के भारत देखिए, जितने लोग बैठे हुए हैं, उस समय अपना भारत देश कहाँ था और हमने, हमारी सरकारों ने मिलके, हमारी का मतलब जितने लोगों ने, जिन प्रधानमंत्रियों इस देश को स्वार्थ को हटा के इस देश को आगे किया। हमारे पास अन्न तक नहीं था, स्वार्थ नहीं था उस वक्त, देश हित था। 1951-2024 गंगा में कई पार पानी भर गया ना। हाँ, अब मुद्दे पे रहिए, एक मिनट नारों से नहीं होगा। अनीता जी ये कह रहे हैं हम तो कर लेंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है। पूरे देश की मीडिया कह रही है कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। आपके गठबंधन की कोई बात नहीं कर रहा, यानी कि एनडीए की। बड़ी टेंशन तो आपके यहां भी है कि नहीं?
हमारे कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ देखिए ऐसे चुनाव हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं, सबका बड़े आराम से हो गया है और अभी भी सब एक साथ में है। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है और सबसे ज्यादा हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। और ये लोग केवल उनका एक काम है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ और मोदी को हराओ। ये लोग केवल अपने स्वार्थ की राजनीति बिहार में कर रहे हैं। 48 सीटें हैं। मैं आपकी टेंशन की बात क्यों कर रहा हूं, एनडीए की टेंशन की। बिहार में 48 सीटें, माफ करिए, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। ठीक, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। बीजेपी 2019 के चुनाव में जब लड़ी थी तब 25 सीटों पर चुनाव लड़ी महाराष्ट्र में। उदाहरण के तौर पर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो आंकड़े प्ले कर पाए। एनडीए की टेंशन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में 2019 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी। शिवसेना उस वक्त उद्धव गुट ये सब मिला के, क्योंकि अब तो आप अलग अलग हो गए, 23 सीटों पर लड़ी थी। और एनसीपी यानी कि अजीत पवार और जब सब साथ थे तब 19 सीटों पर ये चुनाव लड़े। अब वहां महाराष्ट्र में आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि 23 सीटों पर दावेदारी तो शिवसेना भी कर रही है और इसके साथ साथ दावेदारी अजीत पवार भी। तो फिर आप यहां कैसे, जरा आप समझाएंगे। आप कह रहे हैं ना इंडिया में ही टेंशन है, इंडिया के गठबंधन में, आपके यहां भी टेंशन है मैडम। ये देखिए हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है तिलक जी, समय आने पे सब आपके सामने आ जाएगा। ये हमारे यहाँ सब कमेटी तय करेगी, सब लोग मिलकर बात करेंगे। उसमें ये कहना कि हाँ इसको इतनी देंगे, इसको, ये सब उस समय तय होगा। लेकिन हमारे यहाँ केवल ये एक काम है कि आप जनता के विकास के लिए, जनता के लिए काम करिए। हमारे यहाँ किसी का मकसद ये नहीं कि इसको हराना है, इसके वजह से नहीं। कल तक तो शिंदे जी सुन लेते, लेकिन अब शिंदे जी सुनेंगे आपकी? बिल्कुल सुनेंगे। ऐसे बताइए हमारी क्या, वो बैठ के इकट्ठे, हम लोग साथी है ना, हम लोग दूसरे। नहीं तो अगर शिंदे जी 23 मांगेंगे तो फिर पवार जी भी तो 23 मांगेंगे ना। 23 नहीं तो कम से कम 19 सीटों पर तो दावेदारी करेंगे जो पिछली बार लड़े। हम क्या कह रहे हैं, इसके लिए कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। सब जिस दिन बैठेंगे उस दिन सब निर्णय हो जाएगा। अच्छा तो अभी से अच्छा, चलिए आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम पहली को सुलझा लेंगे। मैं तो 3 बड़े राज्यों का जिक्र कर रहा हूं खाली। मैं एक मिनट नहीं, बिहार भी सुधार लेंगे, यूपी भी कर लेंगे, महाराष्ट्र भी कर नहीं, लेंगे। मैं वो फॉर्मूला जानना चाह रहा हूँ ना आपसे। पूरे देश में तो इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। देखिए हमारा फार्मूला केवल यही है, जनता के लिए, जनता के हित के लिए। नहीं ठीक है आपकी बात। नहीं आज ये नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा मैडम कि कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन जो आपके साथ है वो तो राष्ट्रभक्त, आप सर्टिफिकेट दे ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले एनसीपी नेशनल करेक्ट पार्टी थी, आपके साथ आई तो फिर वो राष्ट्रभक्त पार्टी हो गई। लेकिन मैं एक बात आपसे बिहार की बात जानना चाहता हूं। बिहार में उदाहरण आपने कहा महाराष्ट्र में सुलझा लेंगे, लेकिन बिहार पे आता हूं मैं। बिहार में चिराग पासवान कह रहे हैं, बोल दिया मैंने, तीनों का बोल दिया, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र। थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना धीरे धीरे मैडम, क्योंकि मैडम देखिए आप लोग मजे ले रहे पूरे इंडिया गठबंधन के, थोड़ा एनडीए पर भी बात चर्चा हो जाए ना। एनडीए का मसला कुछ और है, एनडीए पर भी चर्चा होनी चाहिए। कहां चर्चा हो रही है एनडीए पर? हो रही है मैडम? एनडीए में जब कुछ है ही नहीं, आपस में ऐसा कोई विवाद ही नहीं है तो नहीं, तो मैं आप बताते जाइए ना, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाइए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ना हमारा विवाद तो दिख भी नहीं रहा, ना विवाद है कोई। नहीं जब होगा नहीं तो दिखेगा क्या? इनका तो विवादित है ही है। हाँ बिहार पर आते हैं, हाँ बिहार पर आते हैं, 1 मिनट बिहार पर आते हैं। बिहार में एनडीए की टेंशन क्या है अब वो समझिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 6 लोकसभा सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है। ठीक, बिहार में चिराग पासवान को 6 सीटें चाहिए, 1 राज्यसभा सीट भी चाहिए। और लेकिन वहां पर आपके साथ पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतराम गठबंधन का हिस्सा है, जीतन राम मांझी, माफ करिए। अब वहां पर भी सीट, बताइए कैसे बैलेंस होगा? यह भी तो टेंशन है। देखिए तिलक जी, हमने कहा ना कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैलेंस होगा, आराम से सब कुछ होगा। आप देखिएगा जब चुनाव आएगा तो सब हम लोग हम इसके साथी है, सहयोगी है, जिससे से मिलकर बात करते हैं। और यूपी में भाजपा ने 5 सीटों पर दावेदारी कर दी। देखिए ऐसा है, आप उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। नहीं, भाजपा कह रही है कि हमें 5 सीटें चाहिए, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए 5 सीटें चाहिए, ठीक है, उनका काम है, उनका डिमांड है, तो उस डिमांड में बैठ के बात होगी। क्या हैसियत से ज्यादा मांग रहे हैं? मिलेगी। देखिए किसी की कोई, हमने सब एक सहयोगी है, इसमें हैसियत नहीं है कि इसकी ये हैसियत। तो अनुप्रिया पटेल भी तो है ना?
नहीं तो हम लोग तो सहयोगी हैं ही हैं और सहयोग से पूरी सरकार चला रहे हैं, जनता के साथ काम कर रहे हैं, तो जो सहयोगी है तो हम लोग में कोई विवाद तो है। ठीक, यानी आप अपने गठबंधन का फॉर्मूला नहीं बताएंगे, लेकिन सुधा जी से पूछेंगे कि आप बताओ कि इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला क्या है। हम इसलिए नहीं, उसका कारण है इनका विवाद सामने सामने हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई हमारा ठीक। एक मिनट में रमेश जी को ले आऊं चर्चा में। हम नहीं जाएंगे। एक मिनट, मैं रमेश जी को चर्चा में ले आऊं, फिर उसके बाद आरबी उपाध्याय जी के पास आ रहा हूं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आप लोग गाना गुनगुनाते, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अब तो कुर्बानी देने का वक्त आ गया है, अब कुर्बानी देगा कौन? रमेश जी का प्लीज ऑडियो। सर वो अनम्यूट कर रखा है आपने, प्लीज वो म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। रमेश जी प्लीज उसको म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज दोबारा कनेक्ट करवाइए। हाँ रमेश जी एक बार प्लीज दोबारा ट्राई करिए, फोन डिस्कनेक्ट है, प्लीज कनेक्ट करिए। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, आरबी उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी के चेहरे जुड़े, सब पूरे देश में चर्चा तो हो रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, एनडीए की कहीं चर्चा नहीं हो रही, पेश तो यहां भी बहुत है, नहीं उपाध्याय जी? आरबी उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी, मैं माफी चाहूंगा चंद्रमोहन रमेश मोहन जी आपसे भी, आप लोगों का हाल भी हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन की तरह है मैं माफी चाहूंगा, जोड़ेंगे आपको, कनेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात सुधा मिश्रा जी, सुना आपने, अनीता जी कह रही है हमारे यहां तो जहाज एक ही है और एक ही के नाम पर जहाज पार होता है, समुद्र के पार सीधा, और वो जहाज है मोदी जहाज, कोई टेंशन नहीं, कोई इफ बट नहीं। जी बिल्कुल कह तो रही हूँ, लोकतंत्र नहीं है ना, राजतंत्र में यही होता है। तो राजतंत्र और राजशाही, एक राजा जो कह दे वही सब मानेंगे, गठबंधन में होंगे, रहेंगे गठबंधन में, लेकिन बात मानेंगे। और ये कह रही है कि हमारा पता नहीं चलता है, मैं सुना नहीं शायद ध्यान से, ये बोली इनका बाहर आता है, हमारा पता नहीं चलता है। इनको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है यही है कि आपके विचार, ये राजा रानी कहीं सुना हुआ नहीं लगता सुधा जी? नहीं छोड़िए, इनने कहा इनका पता नहीं चलता है। परिवार की राजनीति करता है, आपके यहाँ केवल एक परिवार की राजनीति चलती है जनाब, और हमारे लोकतंत्र है। आप एक छोटा सा भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, आपके यहाँ कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनूंगा जब तक गांधी परिवार में इशारा नहीं होगा, जब तक गांधी परिवार में इशारा नहीं होगा। इसलिए आपकी पार्टी परिवारवादी है, तो हमारी पार्टी में है, पूरी हमारे देश में जिस बात को आप कह रही है ऐसा होना, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चाय वाले की बात हो रही है नहीं होता। अभी तो आप लोग चाय वाला बदनाम मत पैदा करिए, बदनाम नहीं कर रहे हैं। सुनिए चुप रहिए, क्षमता चुप रहिए, सुनने की क्षमता पैदा करिए। ऐसे में डिबेट नहीं करती हूँ, सुनना है कि नहीं? एक मिनट एक करके सुधा जी एक मिनट देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन पर चटकारे मत लो, मौका तो आप ही देते ना सुधा जी। नहीं सुनिए तिलक जी, सबसे पहले जो मैंने बात रखी जिस पे इतना चिल्ला रही हैं, भड़क रही हैं, इस देश का संविधान इतना खूबसूरत था कि इस देश में एक व्यक्ति मैं चाय वाला था और प्रधानमंत्री, खूबसूरती है, राजशाही की तरह एक इस बात को मैं कर रही हूँ। अरे आप कैसे, आप लोग क्यों हिल रही हैं? या तो बोल लीजिए या तो हिल लीजिए या तो सुन लीजिए। आप अरे मतलब सुधा जी प्लीज पर्सनल नहीं। रमेश मोहन जी जुड़ गए क्या? आप विमर्श का मतलब समझती हैं, डिबेट का मतलब होता है कुछ अच्छा निकल के आए। यहाँ तो कोई लड़ने नहीं बैठा है, विमर्श करने बैठे हैं, तो विमर्श का बातें कह रहे हैं। मैं एक बात एक मिनट सुधा जी, अनीता जी प्लीज एक मिनट। अनीता जी मैं जिस फॉर्मूले का जिक्र कर रहा था, क्योंकि अभी जुड़े नहीं है, जैसे ही जुड़ेंगे
आरबी उपाध्याय और रमेश मोहन जी, मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश में तो कोई फॉर्मूला होगा ना आपके पास। अब जैसे सुभाषपा है, आप मुस्कुरा गए सुभाषपा का नाम सुन के, वो ये कह रहे हैं कि 5 सीटें हमें चाहिए, और अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि भाई हमें भी लोकसभा के चुनाव में भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। तो आपके यहाँ पे भी तो टेंशन है ना? नहीं तिलक जी, पहली बार तो हमारे साथ है नहीं ना, हमेशा इलेक्शन में हमेशा हम लोग साथ ही नहीं तो लड़े, कोई हमारे टेंशन नहीं हुई है। ये लोग तो फर्स्ट टाइम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, पहले भी लोग इकट्ठे हो नहीं, ये 5 सीटों की डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है। अरे हम कह रहे हैं हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कहने का, सुनने का, लेकिन जब साथ में बैठेंगे बातें हो जाएगी। तो इसमें कहने और सुनने की तो बात ही नहीं, हम लोग एक दूसरे के सहयोगी है ना, हम एक दूसरे के वो तो नहीं है कि सहयोग से काम करते हैं ना। राज्य सरकार भी सहयोग से चल रही है ना। अच्छा, बात है इनमें और हमारे में जमीन आसमान का। ये लोग जो है उनके जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में ही वाद विवाद हो जाता है। अब आप देखिए ना, राम मंदिर के लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग आएंगे नहीं। अरे भैया ये क्या कारण है, आप खुद सोचिए। नहीं, एनडीए में तो आप भी तो 38 है ना मैडम। एक वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा। नहीं, सारे लोग मैडम घर में भी अगर 4 सदस्य हैं, चारों की राय एक होना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तो मसला सीटों का है। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, 38 तो आपके भी हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि परिवार में, लेकिन परिवार में हमेशा जो है बड़े लोग जब मुखिया से बात करते हैं सब समझते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सबके लोग इकट्ठे बैठेंगे, सब बात समझेंगे एक दूसरे की, कोई विवाद नहीं होगा। परिवार में भी सुलझता है, यहाँ पे सुलझा हुआ ही है, ऐसा उलझा ही नहीं है। इनके तो उलझे हुए, हमारा तो सुलझा हुआ ऑलरेडी है ही है, कोई उलझा हुआ नहीं है। सारा मैटर ठीक है, हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आरबी उपाध्याय जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। उपाध्याय जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है चावला जी। बिल्कुल आ गई सर, आपकी आवाज भी आ गई। ये आपस में सब भिड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, पेज तो एनडीए गठबंधन में भी है उपाध्याय जी। देखिए, गठबंधनों का इतिहास पाके देख लीजिए, चाहे वो एनडीए है, चाहे वो इंडिया है, या इससे पहले जनता पार्टी जो भी रही, यूपीए, तो वो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग होता है। अब आप गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता कहाँ है गठबंधन में? जनता के मुद्दे कहाँ हैं? सिर्फ एनडीए का है कि भाई हम इंडिया को हरा देंगे, इंडिया का है कि एनडीए को हरा देंगे। अरे आपस में थोड़ा हरा लेंगे, ये तो जनता वोट करेगी तो जिताएगी और हराएगी। उस जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, हमारी बहन अभी अनीता जी कह रही थी कि हम तो जनता का काम करते हैं। जनता का काम करते करते किसान परेशान हो गया, उसकी आमदनी दुगनी होनी थी, वो नहीं हुई। फिर कौन सा काम हो रहा है? बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई और आप काम करने में लग रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर जा रही है। जी अब ये तो विपक्ष का काम है ना कि भाई मुद्दे अगर वो नहीं गिना पा रहा और जनता वोट दे रही है तो फिर आप और हम तय करने वाले कौन है? वो तो जनता तय करे ना उपाध्याय जी। विषय आज गठबंधन है। देखिए, मैंने वही कहा, चाहे वो एनडीए है, चाहे वो इंडिया है, इन सबको जनता की बात करनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम तो 2050 में जाके इस भारत को सबसे अग्रणी राज्य बना देंगे। अरे 2050 तक हम रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा किसने देखा है? तो सपने बेचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष नहीं, विषय नारों का नहीं है सर, नारे तो लगते रहे हैं कि गरीबी हटाओ, है ना? मैं वही बता रहा हूं। तो देखिए, विपक्ष को उन सब चीजों को जनता के डोमेन में लेके आना चाहिए और जनता को बताना चाहिए क्या हो रहा है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और हर जो भी घटक दल है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कि अपना अस्तित्व कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अभी हम बात उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ जो बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, भी कांग्रेस है, अगर मान लीजिए सपोज करिए वहाँ एक एसटी का है कि भी M+22 मुस्लिम और यादव, अब उसको डर लग रहा है कि एम कहीं कांग्रेस की तरफ न चला जाए। अगर वो समुदाय चला जाता है तो उसके अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि भी गठबंधन हो, एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए जिससे कि मेरा अस्तित्व बचा रहे, लेकिन दम भी है कि भी कांग्रेस सैक्रिफाइस करे। अब कांग्रेस कहाँ सैक्रिफाइस करेगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव न लड़े, बंगाल में चुनाव न लड़े, तो फिर कहाँ चुनाव लड़ेगी? तो क्षेत्रीय दल है वो चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सैक्रिफाइस करे, बड़े भाई की भूमिका में आए।
नहीं, चर्चा तो यही है ना कि 255 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। चर्चा ये भी है कि भाई अब तक के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। चर्चाएं हैं, देखिए चर्चाएं हैं, लेकिन जो हालात हैं आप देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना कह रही है, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं जीरो से शुरू करना होगा, यानी वो भी नहीं चाहते कि भाई महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़े। कांग्रेस को महाराष्ट्र में नहीं लड़े, बिहार में नहीं लड़े, वहां सीटें बांट ली आपस में, जो खबरें आ रही हैं। उधर दीदी चाहती हैं कि बंगाल में न लड़े, तो 235 सीट पर कहाँ लड़ेंगे जब क्षेत्रीय पार्टियां ये कहेंगी कि भैया आप बड़े भाई की भूमिका में आइए। हाँ। और देखिए गठबंधन होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेटर होता है, एक ऑफिस होता है। अभी इसको गठबंधन कहा भी नहीं जा सकता, मीटिंग दर मीटिंग चल रही है। हाँ, कौन वो टी कन्वीनर कॉफी, है, हाँ, चाय बिस्किट सब कुछ चल रहा है। बस कौन कन्वीनर है, कहाँ कोई ऑफिस है, हाँ। कोई बल्लेबारी, तो मैं तो अभी इसको गठबंधन नहीं कह सकता। सुधा जी, गठबंधन- आरबी उपाध्याय जी गठबंधन मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि सिर्फ साथ बैठकर टी कॉफी पी लेना फिर ये गठबंधन नहीं कहलाता, कि तुमने बिस्किट खाया, मैंने समोसा खा लिया। नहीं, समोसा बिस्किट खा लेने से क्या समन्वय नहीं हो सकता, या उसके समय के सदस्य काम नहीं कर रहे हैं। देखिए ठीक है, होता क्या है ना कि जो सत्ता में नहीं होते हैं लोग, हाँ। जो सत्ता में नहीं है वो कुछ नहीं कर रहा है, ये लोग मान के चलते हैं। जाहिर सी बात है, हम सत्ता में नहीं है तो हमारा नहीं, वो पूछ रहे हैं, आप पर्सनली मत लीजिए। आरबी उपाध्याय जी जानना चाह रहे हैं आपके पास संयोजक कहाँ है। कह रहे अगर फ्री हो तो संयोजक तो ढूंढ सकते थे ना, यही कह रहे हो ना उपाध्याय जी आप? हाँ हाँ भाई, संयोजक कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, कोई कमेटी है, कुछ है, कुछ नहीं। सुनिए सब अपनी अपनी बिल्कुल उपाध्याय जी की जो चिंता है, नहीं उपाध्याय जी की चिंता है बिल्कुल भी होनी भी चाहिए इस देश का नागरिक होने के नाते, कि जो एक गठबंधन बना है वो अपने कार्य को कैसे कर पाएगा, ये जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। हाँ। लेकिन आप भी जानते हैं कि सबको पता है कि जिस स्थिति में हम हैं और हम गठबंधन में एक साथ बैठ के जो समन्वय समिति जो मीटिंगें हो रही हैं, लोगों को चुना गया है और बात की गई कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, सभी चाहते हैं बहुत डेप्थ से इस बात को करना कि जो चीजें हो रही हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हो, क्योंकि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को बार बार आना पड़ रहा हो कहने के लिए, उसके बाद भी चीजें बेहतर ना हो रही हो, वहां पे लड़ाई जान सकते हैं ना किस तरह लड़नी पड़ेगी। तो नहीं, आरबी उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना बता दो संयोजक क्यों नहीं ढूंढ पाए, बस वो कह रहे हैं इसका उत्तर दे दो। मैंने कहा ना, हाँ। ये अगर मेरे पास जो लोग हैं जो इन कामों को देख रहे हैं, जिन पार्टियों से लोग जोड़े गए हैं, अपना काम बखूबी देख रहे हैं, हम जानते हैं इस बात को कि प्रश्न उठेंगे जब तक कि हमारी सीटों का कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा। सारे प्रश्न एक तरफ और एक प्रश्न कि इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, उपाध्याय जी होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। उपाध्याय जी इसमें दिक्कत क्या है, वो मई में ढूंढ लेंगे आराम से संयोजक, आपको क्या तकलीफ इसमें? वो मई तक कह रहे हैं ढूंढ लेंगे। चुनाव के बाद ढूंढे, अब चुनाव में टाइम कितना रह गया, अभी तक संयोजक नहीं है, कोई पार्ट ऑफिस नहीं है गठबंधन का। जो एक सिस्टम होता है ना हर चीज का, वो सिस्टम तो कहीं दिख नहीं रहा। बस आप मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में भी कोई फाइनल फैसला नहीं हो रहा, फिर आगे और समय है नहीं चावला जी। अब कितना समय बचा है, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में इलेक्शन का हो जाना चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ। तो अब जनवरी खत्म हो रही है और अभी तक आपका संयोजक नहीं, कोई दफ्तर नहीं, एक रूपरेखा, एक ढांचा तो तैयार होता है, अभी तक ढांचा ही तैयार नहीं है, तो कैसे मान लें वो गठबंधन है? नहीं उपाध्याय जी, मैं एक बात, क्योंकि जिस फॉर्मूले का जिक्र किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में, वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला हो सकता है। मैं 3 राज्यों का उदाहरण देता हूं, और खास तौर पर वो सीट शेयरिंग वाला मसला है। फिर आपके पास आ रहा हूं नीता जी, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। आंकड़ा ये है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो इंडिया गठबंधन में संभावित फॉर्मूला, अब पहले बिहार का जिक्र कर लेते, 40 सीटें हैं, आरजेडी 16 और जेडीयू, अगर तालमेल बनाने की बात आ रही है तो 16 सीटें दोनों दलों को मिल सकती हैं, या फिर दोनों गठबंधन के सहयोगी तालमेल कर सकते हैं। और यहां पर आंकड़ा बचता है कांग्रेस के लिए 6 और इसके साथ साथ लेफ्ट के लिए 2। यह बिहार का फॉर्मूला हो सकता है। अब इसके बाद एक और राज्य आता है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटें हैं, 65 पर समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति साफ कर चुकी है, और कांग्रेस संभवतः 10 सीटों पर चुनाव लड़े। इसके साथ साथ आरएलडी का हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय लोकदल को भी 5 सीटें इसी फॉर्मूले के आधार पर मिल सकती हैं। यह उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए। और इसके साथ साथ अब अगर हम जिक्र करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी
आंकड़ा यह आता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 20 सीटों पर और शिवसेना उद्धव गुट जो सीटों की डिमांड कर रहा है वो भी 20 सीटों पर, यानी कि सम्मानजनक बात हो रही है। और दूसरी तरफ एनसीपी जो कि पवार गुट है उसको 6 सीटें और वंचित अगाड़ी जो है वो भी इस गठबंधन का हिस्सा है, तो 2 सीटें उसके पाले में भी आ सकती हैं। आरबी उपाध्याय जी, पहले आप ये इंडिया गठबंधन के भीतर फॉर्मूला तलाशने की कोशिश की जा रही है और उसी फॉर्मूला जो है हो सकता है कि कुछ ऐसा ही तालमेल दिखाई दे। आरबी उपाध्याय जी, पहले आप, फिर अनिता जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मानेगा कौन? हाँ। मान लीजिए आपने 10 सीट पे कहा है कि भाई यूपी में 10 सीट पे लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई नहीं, हम तो सारी सीटों पर लड़ेंगे। एक तरफ आप गठबंधन की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई हमारी तैयारी है, हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। तो गठबंधन में मानूं, सीटों का फॉर्मूला मानूं, या जो सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वो कह रही हैं कि भाई हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, वो बात मानी जाए। हाँ। क्या सत्य है? अभी देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है और इतना आसान नहीं है जितना कि भी सभी कह रहे हैं कि भी हम सब सुलटा लेंगे। अभी मैं देख रहा था, अभी अनीता जी भी कह रही हैं कि हम सब सुलटा लेंगे। अरे बिहार में कैसे सुलटा लेंगे? 2 में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो पशुपतिनाथ को रख लो या फिर चिराग पासवान को रख लो। एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती हैं। तो दोनों गठबंधन नहीं, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, वहां तो बिल्कुल क्लियर स्थिति साफ है ना कि वहां एनडीए का मतलब मोदी जी, तो वहां तो कोई इफ और बट वाली कहानी नहीं है। देखिए, एनडीए का मतलब मोदी जी, अगर मोदी जी के नाम पे हो तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या है? भाई मोदी जी तो हिमाचल में भी थे, मोदी जी कर्नाटक में भी थे। हाँ। कर्नाटक इस देश का ही हिस्सा है। हाँ, तो एमपी भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है। तो सब जगह नहीं चलता। कोई एक ही नाम आप सोचें कि हिमाचल में नहीं चला, हाँ। कर्नाटक में नहीं चला, दिल्ली नहीं चला, अनीता पंजाब अग्रवाल नहीं जी, चला। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो है एक ही नाम के सहारे नैया पार नहीं होगी। देखिए, हमने जो अपने विकास कार्य किए तो विकास के नाते ही जनता के पास है, और यही जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इनका केवल एक मानना यही हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 चुनाव के मूड में रहते हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता तो जमीन पे नजर नहीं आते हैं, ना ये लोग काम करते हैं। इन लोग को केवल ये इनका सबसे बात है, ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, केवल अपने को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका मुद्दा है वो केवल ये है कि मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ, और हमारा ये सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास। आज ये जो कह रहे हैं कि हमने आज हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है, हमने जो है योजनाएं नीचे सबसे तक पहुंची है, आज विकास कार्य बढ़ा, आज जिले कॉलेज बन रहे हैं, हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहे हैं, आज इतना विकास बढ़ा, आज हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में बड़े सम्मान से लिया जाता है, और आज इनको लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। अरे जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, जनता कोई बेवकूफ नहीं है जो वोट देती है। और पहले की बात दूसरी थी कि घर का एक मुखिया आके कहता था, अरे भाई जाके युवा वोट दे दो, तो सब लोग चले जाते। आज घर की एक महिला हो चाहे वो युवा हो, वो अपने नहीं, अनीता जी, दरअसल आरबी उपाध्याय जी कहना चाह रहे हैं कि ये मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर मोदी जी के चेहरे पर। देखिए, हम तो, मैंने कहा ना, हम तो जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ते हैं, और जनता को हम पे भरोसा है, हमें जनता पे भरोसा है, हमने जनता के लिए काम किया है, जनता का काम किया है। हाँ। और इन्होंने तो सेना तक पे उंगलियां उठाई, इन्होंने तो डॉक्टर्स पे उंगलियां उठा ली, इनकी ये तो अपने देश के लोगों पे उंगलियां उठा लेते हैं और देश को बांटने की राजनीति करते हैं। नहीं, विषय मुद्दे हावी रहेंगे या मोदी जी का चेहरा? देखिए, हमने क्या कहा, हम जनता के लिए है, और मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही हमारे। हाँ। और 2 बार रहे हैं, तो इसका तो जनता की पसंद है ना, तो जनता की जो पसंद है वही हमारी सबसे बड़ी बात है। जैसे लाइव में कमेंट आया, एक कह रहे हैं कि अनीता मैडम बाकी सब ठीक है, आपने मध्य प्रदेश में 450 रुपए के सिलेंडर की बात की थी, हमें कब 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा? देखिए, ऐसा है ये जो सिलेंडर है या पेट्रोल है, इसकी सारी एक तरह से तय होता है, और जब इनको ये जो सिलेंडर के पीछे की बात करते हैं, हम देश के हित की बात करते हैं। नहीं, तो आप भी मैडम 2014 से पहले आप सिलेंडर की बात करते थे। हाँ बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, सिलेंडर सब गरीबों को मिला कि नहीं मिला? हमने नहीं, तो वो 450 नहीं, आप ये बताइए। आज नहीं, मेरे पर गुस्सा मत होइए अनीता मैडम, वो आपसे पूछा गया कि 450 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में क्यों नहीं कर देते?
देखिए ये यहाँ पे प्रदेश के वो होता है कि प्रदेश की अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अच्छा, मतलब जहाँ चुनाव होगा वहाँ 450 रुपए का होगा। जी नहीं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ा प्रदेश है, छोटा प्रदेश नहीं है। हाँ। और आज यहाँ पे हर योजनाओं का लाभ भी सबको दिया, सबको गरीबों को नहीं अनीता मैडम, बाकी आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है नहीं छोटा नहीं है। 450 रुपए का सिलेंडर जैसे आपने कहा, देखिए मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, हाँ। और उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है। इसको इस तरह से जो जैसे योगी बाबा संभाल रहे शहर, नहीं तो आप कह रहे हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ की बात नहीं, हमने ये कहा ना कि ये अर्थव्यवस्था जो हमें देखिए बड़ी है, ऐसा तो नहीं कि नहीं बड़ी है, और सिलेंडर के रेट पहले से कम ही हुए। पेट्रोल में आपसे नहीं पेट्रोल उदाहरण के तौर पर पेट्रोल की अगर हम बात करें तो अब तक के सबसे कम रेट पर पहुंच गया कच्चा तेल। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना मैडम? नहीं, प्रति बैरल जो है इससे पहले $20 पर बैरल पे आ गया था, तब नहीं प्राइस घटे थे। नहीं अभी तो चुनाव आ रहे हैं ना आरबी उपाध्याय जी। एक मिनट अनीता जी, जो बात कह रहे हैं वो पेट्रोल डीजल आपके हाथ में है या फिर वो भी नहीं है अभी? देखिए ऐसा है, हमने कहा ना देश की अर्थव्यवस्था पूरी जो है इस समय काफी आगे बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात है विकास कार्य हो रहा है। नहीं विकास तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल के दाम कम होंगे कि नहीं? मैं 35 रुपए की बात नहीं कर रहा जो आप चुनाव के वक्त पहले बोला करते थे। देखिए एक चीज बताइए, पेट्रोल के दाम हो चाहे हम काफी हद तक हम लोगों ने कोरोना काल में जो हुआ उसको काफी हद तक संभाला है, और ऐसा नहीं है कि नहीं संभाला है। और आज योजना घर घर तक पहुंच रही है, गांव गांव तक पहुंच रही है। आज जो है धुएं में लोगों को अपनी आंखें नहीं खराब करनी पड़ रही है। पैसे जेब में नहीं है, सिलेंडर भरवाने के लिए आप दिया जा रहा है, सिलेंडर गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है, मालूम होगा नहीं हो रही है। आयुष्मान भारत नहीं हो रही है, हम लोग आयुष्मान भारत चल रहा है, एक नंबर पे कई लोगों को लाभ मिल रहा है। राज किया, लेकिन लाइट इन्होंने घर घर तक नहीं पहुंचाई, किसी के गाँव में लाइटें नहीं होती थी। अपने काम को बताना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? उज्ज्वला योजना के बाद कपड़े रखने के काम आता है सिलेंडर, रिफिलिंग नहीं हो रही है, जाके पता करिए रिफिलिंग नहीं हो रही है। कैसी कैसी बातें आप लोग जनता के पास जाइए, जनता की प्रॉब्लम सुनिए, समस्याएं सुनिए, ये बैठ के झूठ फैलाना बंद करिए, जनता के पास जाके बोलना शुरू करिए। आपसे प्रश्न क्या किया गया, आप उत्तर क्या दे रही है? आपसे प्रश्न पूछा गया सामान्य प्रश्न कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, आपने शुरू कर दिया अपनी कथा गाना। अब उसके बाद आहुति दीजिए, स्वाहा झूठम स्वाहा, भाजपा का झूठम स्वाहा करिए, यही करेंगे आप लोग इस तरह से। कहने वाले आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? आप लोगों ने धर्म की ठेकेदारी नहीं रखी है, बंद करिए ठेकेदारी लेना। घर हमारा व्यक्तिगत मसला होता है, आप कौन होती है बताने वाले? धर्म के मसले में आप लोग बताया करिए, आप लोग कौन होते हैं धर्म की बात करने वाले? वो धर्म कब था जब अरे छोड़िए, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा कि नहीं? छोड़िए, अरे छोड़िए, पेट्रोल डीजल का कोई धर्म नहीं है, पेट्रोल डीजल का धर्म नहीं है। अरे कैसी बात कर रही है? पेट्रोल डीजल का धर्म नहीं है, अरे कैसी बात कर रही है? एक मिनट प्लीज सुधा जी, एक मिनट पेट्रोल डीजल का धर्म नहीं है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट पेट्रोल डीजल का धर्म नहीं होता है, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। एक मिनट सुधा जी, मातृशक्ति शांत हो जाइए, शांत प्लीज, एक मिनट। धर्म आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है सुधा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक मिनट रुकिए ना अनीता मैडम, एक मिनट, क्योंकि आप विषय बीच में ले आए तो मैं उस विषय पर भी, सोमनाथ मंदिर को लेकर जो स्टैंड आपने लिया, आज वही स्टैंड अयोध्या को लेकर आपका। तब नेहरू जी ने उस बात का विरोध किया था ना। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आस्था हमारा पर्सनल मामला है, तो फिर यह मत गिनवाइए कि अयोध्या में रामलला के मंदिर के द्वार हमने खुलवाए थे। मैं कुछ बोलूं अब? ठीक, यह विषय फिर भटक जाता है।
ना ना ना, मैं बोलूं कुछ, मुझे बोलने का मौका या दीजिए तो फिर क्रेडिट मत लीजिए या फिर ये बोलिए कि हमारा पर्सनल मामला है। नहीं नहीं, मैं कुछ बोलूं, मुझे बोलने देंगे जी जी। हमारे सनातन धर्म में के शंकराचार्यों को तो आप जानते होंगे, है ना? और शायद सनातन धर्म के हर चीजों के लिए जब शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी, 4 मठों की जो पुरिया हमारी है, जहाँ के शंकराचार्य होते हैं, उनको भी आप जानते होंगे। और धर्म के मसलों में राजनीति नहीं होती है। कांग्रेस अगर कोई बात कह दे तो उस पर आप क्वेश्चन जरूर उठाएंगे, लेकिन जो धर्माचार्य कह रहे हैं उस पर प्रश्न कब होगा? धर्माचार्य जिस बात को बार बार उठा रहे हैं उस पर बात कब होगी? कांग्रेस तो विरोध कर रही है, कांग्रेस ने कभी विरोध किया भी नहीं। कांग्रेस हमेशा जानती है कि ये देश सेकुलर है, इस देश में सर्वधर्म समभाव की बात होती है और यही संविधान। मैडम, राम के नाम पे कौन सा सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है? मुझे एक बात तो बताइए, आप लोग हर बार ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म। सुनिए सुनिए, नहीं, प्रभु राम के नाम पे कौन सा खतरे में आ जाता है? कौन सा धर्म संकट? सारे शंकराचार्य मना कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न? पूछे इनसे कि शंकराचार्य से प्रश्न कब होगा? वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, अधूरा मंदिर है, पूरा नहीं बना है। इससे प्रश्न क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये लोग कर रहे हैं? कौन सी जल्दी है इन लोगों करने की? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात सारी मान गया, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आज तक आप राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए रामलला के? नहीं, कौन नहीं गया? किसने कहा कि नहीं गए? दिखाइए, किसने बताइए, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। दिखाइए, सोनिया जी कब गई? नहीं, राहुल जी कब गए? प्रियंका जी कब गई? सुनिए, अब मैं दिखाइए ना। नहीं सुनिए तो तिलक जी, प्लीज सुनिए। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि मैं धर्म के मसले में, मैं जानती हूँ उपाध्याय जी हो, तिलक जी हो, चाहे हमारी प्रवक्ता बहन भाजपा की हो, जब धर्म के मसले होते हैं मैं कहाँ दर्शन करती हूँ, कहाँ दर्शन नहीं करती हूँ, मेरा मन है मैं दिखाऊं ना दिखाऊं। मैडम, फिर तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना बंद करिए। अरे अरे, ये मेरा मन है। चुनावी रैलियों में हनुमान जी की गदा दिखाना भी बंद करिए। नहीं तो माथे पर तिलक, संविधान नहीं, संविधान में अगर ये बात लिख जाए कि ऐसा नहीं करना है, कोई हाँ, तो फिर ये मत बोलिए ना कि हम राजनीतिक जो है लाभ लेने के लिए ये सब नहीं करते हैं। ये जहां जरूरत होती है वहां आप टोपी भी पहनते हैं और जहां जरूरत होती है वहां तिलक लगाते हैं। तिलक जी, प्रश्न जब ये कहता है ना, जानबूझ के धर्म को मुद्दा बना के जब दूसरों को प्रश्न में घेरने की बात की आती है तो करने की कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे जानबूझ के धार्मिक मुद्दे पे दूसरों को फंसा के अपने आप को बेहतर रखने की जो कोशिश है, ये गलत है, ये राजनीतिकरण है। अब फाइनल में, क्योंकि सुभाषपा भी जुड़ गए हैं, और अनीता जी ये चैप्टर क्लियर करिए जल्दी से। जो उन्होंने ये कहा वो ये कह रहे हैं कि भाई आप राम मंदिर में कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है, ठीक है, आपकी नजर में कांग्रेस का वो विरोध है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 शंकराचार्य इस बात को लेकर मना कर रहे हैं, तो फिर क्या वो भी धर्म विरोधी, राम विरोधी हैं क्या? देखिए, जो खुद गौ हत्या का वो काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो खुद धर्मों का धर्म करते हैं उन्हें ऐसी बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक मंदिर निर्माण का काम, मंदिर निर्माण सुन लीजिए, मंदिर निर्माण हमेशा होता रहता है। गाँव में देखिए मंदिर पूजा निर्माण चलता रहता है, निर्माण से बंद होता है। जब हमने भूमि पूजन किया था नहीं, कभी हमने फिक्स कर दिया था कि जनवरी। वो ये कह रहे हैं जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं उस पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। कोई विरोध नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, केवल आप सिर्फ दिक्कत है, आपको दिक्कत है। नहीं, हमको आप जब ओपनिंग होगी सब आएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, हमने क्या कहा? आज सिंधु परिषद ने जब ये उठाया, एक ही राजनीतिक दल था जो राम मंदिर को प्राप्त करा था। हमारे देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता, शंकराचार्य के बारे में नहीं पता, देश की संस्कृति धर्म उनके बारे में नहीं पता, और मंदिर का निर्माण हमेशा होता रहता है। उनकी कई बातों को बहुत गलत बात है। ये इस देश को ऐसे मत बांटिए, कम से कम शंकराचार्यों की बात को सुनिए, इस धर्म के लिए अच्छा है, हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा है। एक मिनट, इस तरह से बहस नहीं, प्लीज 1 मिनट। सुधा जी, अनीता जी प्लीज 1 मिनट। मैडम, मैं तो आपकी बात एक एक करके, प्लीज ऑडियो नीचे। अभी 1 सेकंड, ऐसे नहीं हो पाएगी ना चर्चा। आपने मुद्दा उठाया, सुधा जी आप जवाब चाह रहे हैं तो कम से कम सुन तो लीजिए उनकी बात। आप एक अनीता मैडम उदाहरण के तौर पर ये कह रहे हैं कि आप प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जैसे उन्होंने कहा। 1 मिनट, जैसे उदाहरण के साथ उदाहरण भी हम प्रभु राम से आज बात कर रहे हैं, हम आज से कर रहे हैं। हम सभी प्रभु राम तब से जब मरने तक हम राम के को मानते हैं। अच्छा, राम के नाम पर ही वोट मांगोगे ना आप?
नहीं, हम तो राम तो हमारा अस्तित्व है, हमारे प्राण है, हमारा सब कुछ है। नहीं ठीक है, मैं वही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट तब भी राम राम करते हैं। एक मिनट आपने कहा ये राम विरोधी है सारे। एक मिनट, राम काल्पनिक है, इनके लिए राम काल्पनिक मैडम है, राम एक मिनट सवाल तो ले काल्पनिक लीजिए। है। अनीता मैडम इतना क्रोधित मत होइए मुझसे, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। राम काल्पनिक ऐसी डेविड देते हैं, कोर्ट मैडम, में ऐसी एक डेविड मिनट देते सवाल हैं। तो ले लीजिए सबूत मुझसे। मांगते हैं राम के लिए, सबूत मांगते हैं राम के लिए। मैडम एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। आपने कहा ये कांग्रेस वाले राम विरोधी हैं, और मुलायम सिंह यादव वो तो कार सेवकों पे गोलियां चलाने वाले हैं। अब एक मिनट आपकी बात, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। अनीता मैडम आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। एक मिनट, आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलाई, वो भी राम विरोधी। तो फिर राम विरोधी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण आपने क्यों दिया? देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने जनता के लिए काम किया और एक नहीं, वो तो कार सेवकों के हत्यारे है ना, आपने कहा। तो कार सेवकों के हत्यारों को आपने जो है पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया। आप एक तरफा न चलिए। आप सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो जनता के लिए संघर्ष होकर अपनी पार्टी बनाई, अपने बूथे पे भर्ती पुष्ट करके उन्होंने। मैडम या तो फिर आप उनको बोलिए कि ये राम विरोधी है, ये कार सेवकों के हत्यारे, और दूसरी तरफ आप उनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दे रहे हैं। अरे पल आप ये बताइए, जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने कितना अच्छा, जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित, जो खराब। अच्छा, तब वो पाप धुल जाता है। नहीं, जब राम का विरोध किया तो सबको मालूम कहा सबको मैं गोलियां चलाई, इसीलिए वो राम के विरोधी। मैडम यानी आप एक तरफ आप कह रहे हैं राम के नाम पर सियासत नहीं करते हम, और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने कार सेवकों पर गोली चलाई आपके मुताबिक आप उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब हम तो कह रहे हैं राम हमारे अस्तित्व में है, हम इसको जब 2 थे तब भी हम राम बोलते थे, जब 303 है तब भी हम राम बोलते थे। विश्व हिंदू परिषद का ये आंदोलन था, एक ही राजनीतिक दल हमारे राम मंदिर के साथ सब ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर पर तारीख भी बताएंगे। आज हम तारीख भी बता रहे, सब कुछ बता रहे। हम तारीख तो कोर्ट ने बताई ना मैडम, भूलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब ये चैप्टर यहीं क्लोज। दयाराम भार्गव जी जुड़ गए फाइनली। मैडम आपके अलायंस पार्टनर जुड़ गए फाइनली। भार्गव जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भार्गव जी, उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है लोकसभा चुनाव की, कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है सुभाषपा की? 80 सीटों पे सर। 80 सीटों पर जी। यानी एक भी सीट नहीं चाहिए आपको? 80 सीटों पे भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में है। हम उत्तर प्रदेश के 80 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो यानी सिर्फ बीजेपी का झंडा डंडा उठाएंगे आप? हमने आपको कहा ना एनडीए के घटक दल हैं। हाँ। 80 सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, दयाराम भार्गव जी कह रहे हैं हमें एक सीट भी नहीं चाहिए, 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। ब्रेकिंग चलवा दीजिएगा। हाँ भार्गव जी अपनी बात रखिए। मैंने आपको कहा ना, क्या भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में हम 80 के 80 सीट पे जो एनडीए के घटक दल है सभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब आपने घोसी हारने के बाद इतना मनोबल कैसे गिर गया आपका? तो कम से कम सुनने में आया 5 सीटों पर आपने दावेदारी की है। नहीं, मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए 3% तो जरूरी है भाई। हाँ। भारतीय समाज पार्टी एक पार्टी है, तो पार्टी को मान्यता दिलवाने के लिए 3% की तो मांग हमारी रहेगी। नहीं तो कितनी सीटों पर दावेदारी है आपकी? हमने आपको कहा ना 3%। भारतीय समाज पार्टी 3% की मांग करती है, क्योंकि पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं, मेरा जो अर्थमेटिक ये जो है मैथमेटिक बहुत कमजोर है। 3% के हिसाब से कितना हुआ? अब आप लगा लीजिए, 80 लोकसभा सीट है, यानी कि हम 3 सीट 4 सीट हमारी तो जो भी मांग है। हाँ। एनडीए के गठबंधन में यहाँ सभी लोग 80 के 80 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात, यहाँ सीटों का कोई गुणागणित नहीं है कि कितना नहीं, जैसे 4 सीटों पर आपने कहा, कहीं आपकी ताकत तो बताइए। 4 वो कौन सी सीटें हैं? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि भारतीय समाज पार्टी अगर एक राजनीतिक दल है, अपनी पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए 3% सीटों की मांग कर रही है। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन 4 सीटें आप बताएंगे भी तो सही कि हम यहाँ पर मजबूत हैं। हमें आप घोसी तो बचा नहीं पाए अपनी। मैं आपको बताऊं, अभी आज मैं मुजफ्फरनगर में हमारी जो है रैली थी भारतीय समाज पार्टी की। आपकी मीडिया के लोग भी वहाँ, सभी लोगों ने देखा। हमने कहा ना, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और 80 लोकसभा सीट पे भारतीय समाज पार्टी
भार्गव जी आपकी बात सही है, भीड़ तो हमने घोसी में भी देखी थी, राजभर जी को देखने के लिए लोग आते थे। मैंने आपसे पूछा कि 4 ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर आप कह रहे हो कि हमें टिकट मिलना चाहिए। मैं 4 सीटें पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैंने आपको कहा हम 3% की मांग कर रहे हैं। हाँ भाई, मान्यता प्राप्त अगर पार्टी को दिलाना तो अपनी पार्टी को मान्यता अगर दिलाना चाहते 3% की मांग नहीं, ये दलील मेरे साथ काम नहीं चलेगा, वो अनीता जी के सामने रखेंगे। मैंने पूछा ये 4 सीटें बताइए तो सही है, हमारी यहाँ पर दावेदारी 4 सीटें मैंने आपसे पूछी। आप जो इसमें सारा सारांश है तिलक भाई। हाँ, सारा सारांश 3% में। यानी आपकी कोई तैयारी नहीं है, बेवजह आप 4 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, हम 80 लोक सीटों पर हमारी तैयारी है। मतलब 4 सीटें भी चिन्हित नहीं है आपकी अभी? 80 लोकसभा सीट पे हमारी तैयारी है तिलक भाई। अभी 3% कह रहे हो और फिर उसके मैंने बाद कह कहा रहे ना, हो कि जोड़ लो 4। हम घटक दल है, पार्टी को मान्यता प्राप्त दिलाने के लिए हम 3% की मांग कर रहे हैं। लेकिन स्वयं भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पे तैयारी है। मैंने आपको कहा ना, अभी हम आज मुजफ्फरनगर में थे। अभी आप देखेंगे 18 जनवरी को मेरठ का बहुत बड़ा जन सैलाब आप देखेंगे तिलक भाई। हाँ। हमारे कार्यकर्ता आप जानते हैं मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2600 जिलों में काम करता हूं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये भी नहीं है ना कि राजभर जी को आप भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। वो ऐसा नहीं है ना कि राजनीति में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी देने के लिए आए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर ऐसा ना होता तो फिर वो पलटी थोड़ी ना मारते। नहीं देखो तिलक भाई, राजनीति में आज बता दीजिए, आज हम पर ही आरोप क्यों है तिलक भाई? क्योंकि आप पलटी मारते हो। मेरी बात सुनिए, पलटी की बात सुनिए। हाँ। जब कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी करके छोड़ देती है तो वो पलटू राम नहीं है। हाँ। जब वो क्या नाम है बसपा से 2 बार गठबंधन के छोड़ देते समाजवादी पलटू राम नहीं है। ठीक, ओके। पार्टी से अनीता मैडम, आपके सहयोगी कह रहे हैं 3% तो हमें देना पड़ेगा। 1 मिनट आप ऑडियो नीचे छोड़ के तीसरी बार। ओके भार्गव जी 1 मिनट तो रुकिए ना आप। एक तो आप एकदम से एग्रेसिव हो जाते हो। 1 मिनट तिलक भाई चूंकि स्वयं भारतीय समाज पार्टी छोटी पार्टी है, इसलिए आप लोग कह सकते हो, आप लोग का अधिकार है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी अपने जनाधार को पूर्वांचल से नहीं, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, ये सब बातें मुझे मत समझाओ ना, ये बात तो अनीता जी को समझानी। मैंने आपसे 4 सीटें पूछी, आप 4 सीटें नहीं बता पाए। और आपसे मैंने 4 सीटें पूछी, भार्गव जी 4 सीटों का नाम नहीं बता पाया आप। पहलवान, मैंने कहा ना समाज पार्टी के पहलवान जो। 1 मिनट अनीता मैडम, आप उस समय मुस्कुरा रही थी, तब मैंने आपसे कहा था कि इनकी 5 सीटों पर दावेदारी है और आप उस समय मुस्कुरा रहे थे। अब ये कह रहे हैं 3% तो हमें चाहिए। देखिए तिलक जी, उन्होंने साफ साफ कहा 80 सीटों पे हम लड़ेंगे, यानी कि हमारा गठबंधन जो है पूरे 80 सीटों पे लड़ेगा। कौन सी सीटें किसको मिलेगी कि वो आपस में बैठ के तय होगी। आपको ये पूरा यकीन है कि आप राजभर जी को बोलोगे तो वो इधर उधर कोई बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है। हाँ। राजभर जी को पूरा विश्वास है, उनको हम पे विश्वास है, इसलिए तो हमारे साथ तो मतलब वो खाली मंत्रिमंडल तक मान जाएंगे आपको लगता है? एक ही बताइए, कोई भी चीज होती है विश्वास पे डिपेंड होती है ना, तो अब विश्वास है तो विश्वास हमको भी उन्होंने कहा। नहीं, विश्वास के साथ साथ मसला स्वार्थ का भी होता है राजनीति में। देखिए स्वार्थ सबसे बड़ा पहला विश्वास, और जब विश्वास है तो अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक। अच्छा ये तो मानना पड़ेगा उनको, हमारी बात वो हमारी बात मानेगा, हम उनकी मानेंगे, तभी तो हमारा सहयोगी। हाँ भार्गव जी सुन लिया, मैडम कह रहे मानना पड़ेगा हमारी बात। जो सहयोगी दल है ये समाजवादी पार्टी नहीं है जहाँ डंके की चोट पर डिमांड कर लोगे। एक दूसरे के सहयोगी है, ये डंके की चोट पर दावेदारी नहीं कर पाओगे, समाजवादी पार्टी नहीं है। आप तिलक जी लड़वाने का काम मत करिए, 80 सीटों पर लड़ेंगे हम लोग सब लोग। ये पूरा हमारा बड़े आराम। मैडम मैं कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रही, मैं काहे को लड़वाऊंगा मैडम। ओके भार्गव जी थैंक यू सो मच। आरबी उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधा जी आपका भी और अनीता मैडम आपका भी। तो अभी कई पेच हैं, सिर्फ इंडिया गठबंधन में नहीं एनडीए में भी है, लेकिन एनडीए में चेहरा एक है, ये साफ है, इसलिए धुंध वहां कम है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।